नमस्कार, एक बार फिर मैं नरेंद्र पांडे कुछ विशेष विषयों के साथ में आपके पास उपस्थित हो चुका हूं। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। बदलाव समाज को कुछ नए संदेश हमेशा पहुंचाती रहती है। बदलाव कुछ अनुभव लेके आती है जो हमें एक अनुभवशील व्यक्तित्व में बदल देती है। बदलाव प्रकृति का एक महत्वपूर्ण नियम भी है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक अनुभव को ट्रांसफर करने का क्रम भी बदलाव है। तो आज हमारे पास में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बड़े करीब से बदलाव को देखा है, बदलाव को समझा है और दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए कलमबद्ध भी किया है। हमारे बीच में रायपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्तंभकार, लेखक अजय अवस्थी जी मौजूद हैं। नमस्कार अजय भैया। तो अजय जी से हाल हम करेंगे। अजय जी के समाज को बड़े करीब से देखते हैं। हाल में ही मुझे उनकी 2 किताबें पढ़ने को मौका मिला जो कहानी के रूप में दिया था और कहानी पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो घटनाएं मेरे समक्ष घट रही हों, वो कहानियां नहीं लगी, वो वास्तविकता लगी। तो इतने करीब से समझना बदलाव को, तो अजय जी सबसे पहले तो यार मैं ये बात आपसे समझूं कि जो आप कहानी लिखते हैं, कहानियां लिखने में समय बदल जाता है लेकिन स्थितियां लगभग वही रहती हैं। मैंने आपकी कहानी अभी हाल में पढ़ी, वो थी एक औरत की कहानी। काल बदल गया लेकिन घटनाएं वही थी। तो बदलाव जो है उसको समय बदलने के बावजूद भी आप उसी जगह पे ले आते हो कि हर पढ़ने वाली पीढ़ी को लगता है कि यही की घटना है, या कैसे? नरेंद्र जी, मानवीय स्वभाव तो वही है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान, सूचनाओं की भरमार, इन सब से व्यक्ति अपडेट जरूर है संसार की सारी परिस्थितियों से, पर उसका मानवीय स्वभाव तो वही है। बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, मूल प्रवृत्ति, तो वो जैविक, इस धरती का एक जैविक प्राणी है। वो जैसा सोचता है उसका वो बेसिक स्वभाव बना हुआ है। अन्य जीवों में जैसा है वैसे उसके भीतर ही मूल प्रवृत्तियां हैं, वो उछाल मारती ही है। बदलाव की बात आपने कही तो हम ऐसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 10 साल बचपन में रेडियो नहीं देखा। 10 साल की उम्र के बाद हमारे घर में रेडियो आया। 20 साल की उम्र के बाद हमारे घर में साइकिल आई। 25 साल की उम्र में हमारे घर में लैंडलाइन फ़ोन आया, स्कूटी आई, मोपेड आई। 30 साल की उम्र में हमारे घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी ने प्रवेश किया और फिर पेजर और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर और उसके बाद फिर नोकिया का एक छोटा सा सेल फोन आया। 30-40 सालों में हमने 40 साल में मोबाइल को पकड़ना सीखा। आज 4 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, स्मार्टफोन। उस समय टीवी पर केवल एक चैनल आता था, आज की पीढ़ी को 300-400 चैनल देखने को मिल रहे हैं। इतनी ज़्यादा सूचनाओं की भरमार, इतनी सुविधाओं की भरमार, इतने कन्वीनियंस होने के बाद, इतना सुगम होने के बाद जीवन क्यों तनावपूर्ण है? जीवन अशांत क्यों है? और आप देखें कि गांव का एक किसान है, सुविधा साधन से वंचित है, शांत अपने खेत में जाता है, प्रकृति से आत्मसात होता है, मानसिक रूप से बहुत शांत है वो। हम दुनिया की सूचनाएं लेकर के चल रहे हैं, अपडेट है, तकनीक के साथ चल रहे हैं। हमारे पास मोटरसाइकिल है, कार है, फ्लाइट है, रेल है, परिवहन के इतने साधन उपलब्ध हैं। उसके बाद सारी सुख सुविधाओं के बाद व्यक्ति अपने आप को अकेला और अशांत पाता है और उन्हीं मानवीय प्रवृत्तियों के कारण वो अशांत भी रहता है। एक स्त्री जीवन में जिस मर्यादा के साथ जीती थी, जिन संस्कारों के साथ वो जीती थी, वही संस्कार आज बदले रूप में उसे स्वेच्छाचारी बना रहे हैं। पुरुष का भी वही हाल है और स्त्री का भी हाल है। आज सह शिक्षा हो रही है,
लड़के लड़कियां मिल रहे हैं। एक अच्छी बात ये भी हो रही है कि पहले जो बहुत ज़्यादा छुपाव था, ढकाव था, बंदिशें थी, लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, महिलाओं के साथ बड़ी दुर्गतिपूर्ण स्थिति हो गई थी। पर ये आज़ादी जो मिली, इससे कुछ स्वेच्छाचारिता भी आ रही है। और स्वेच्छाचारिता क्यों आ रही है? इच्छाओं को प्रबल रूप से भड़काने का काम करने का जो बाजार में चल रहा है एक दौर। आप कभी सोचिए, आत्मलोकन कीजिए कि इच्छा आपकी हो रही है कि इच्छा जगाई जा रही है। कंज्यूमर मार्केट, उपभोक्ता बाजार में हम बैठे हुए हैं, इतनी सूचनाएं हमारे भीतर भेजी जा रही है कि आप ये लो, ये लो। उत्सुकता और जिज्ञासा जगा करके आपकी इच्छाओं को, कृत्रिम इच्छाओं को पैदा किया जा रहा है। मतलब अजय भाई, कर कुछ हम इस बात को ये समझें कि पहले अपन जिन चीजों की चाहत हम रखते थे और उसके पाने की कल्पनाएं सजोते थे, जो स्वप्न देखे थे, तो आज बाजार में यानी जो गैजेट्स हमारे पास में उपलब्ध है, उन गैजेट ने हमें वो स्वप्न देखने से वंचित कर रहा है। अगर कहें मतलब हमें वो दिखाया जा रहा है जो वो दिखाना चाहते, जो वो चाहते हैं वो। यानी कि अब जो हम स्वप्न भी देखते हैं वो अपने नहीं देखते, वो दूसरे के देखते हैं। तो अजय जी, इससे ले अब मैं वही, जब आपने बात की कि एक समय था जब रेडियो हमारे यहाँ पहली बार आया था, देख एरियल लगा होता था, उसको भी ऊपर नीचे करते थे, लाइसेंस था। फिर टीवी आई, ब्लैक एंड व्हाइट की थी। हर प्रोग्राम के समय अपन छत में जा करके एंटीना सुधारा करते थे, 4 भाई नीचे, और एक मोहल्ले के साथ में बैठा जाता था। मुझे याद आता है, मुझे याद आता है कि जब अपनी टीवी आई थी, तो पहली बार जब कलर टीवी आई थी तो शायद एशियाड का समय था, और मोहल्ले में टीवी लगती थी। शहर में 82-83 के 81 के आसपास कॉमनवेल्थ गेम और एशियाड का समय जब आया था, तो अपन टीवी को भैया बाहर लगाया करते थे और पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के टीवी देखा था। ऐसी रामायण और महाभारत को भी देखते थे। उस समय के एक छात्र जीवन का विचार और इस समय जब एक बार में उस कई चैनल उपलब्ध है और हाथों में उपलब्ध है, इस समय के छात्र के विचार में आप क्या अंतर पाते हो? बेसिक अंतर यह है नरेंद्र जी कि पहले किताबों से जुड़ाव था। लाइब्रेरी जाते थे स्टूडेंट, लाइब्रेरी में वेटिंग होती थी, अच्छी किताबों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और किताब लेकर के वो पढ़ता था। हथेली में वो पन्ने जो कैद होते थे वो हृदय में उतर जाते थे, क्योंकि वो फोकस होता था एक ही चीज पर। वो फोकस करता था एक ही चीज पर। एक किताब पकड़ा है तो उस किताब पे ही बंधा हुआ है वो। उस समय नॉवेलिस्ट बहुत हुए, कुछ पॉकेट बुक्स में आए, कुछ साहित्य में आए। उन साहित्यकारों को लोग ईश्वर तुल्य मानने लगे थे, ये किसी और ग्रह से आए हुए महान पुरुष हैं। मैं बचपन की बात आपको बताऊं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां उस समय मेरे हृदय में इस तरह समाई है कि आज भी मुझे प्रेमचंद जी की कहानियां फिर से पढ़ने की इच्छा होती है। तो हथेली में जो किताब रहती थी वो एक ही रास्ते पर एकाग्र करती थी, फिर दूसरे विषय पर व्यक्ति जाता था। आज उसके पास ऐप है, ऐप में सारी किताबें उपलब्ध है, लेकिन इतना उसका ध्यान बंटता है, उसकी एकाग्रता इतनी विचलित होती है, वो फटाफट डिजिटल में वीडियो और मतलब विजुअलाइजेशन में जा रहा है, तो वो कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। आज का युवा इसीलिए इतना ज्यादा विचलित दिखाई देता है कि एकाग्रता की उसमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज इतने बढ़ गए हैं कि वो एक के बाद खंड करके अपने ही मस्तिष्क के कई विभाजन कर देता है, किसी एक पर फोकस नहीं हो पाता। ये बदलाव आया है। जैसे कि आपने यहीं से एक बात कही तो मुझे एक और बात याद आती है। जब हमारा जमाना था स्कूल और कॉलेज का, तो खत लिखा करते थे। तो अब व्हाट्सएप का जमाना है, मैसेज तो चैटिंग हो जाती है। तो भावों में कुछ अंतर मिलता है? क्योंकि आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं तो एक व्यक्ति में लगे, मगर आपका अगर कहें तो दिल अभी भी युवा है। आप एक लेखक हो, लेखक कभी भी हमेशा युवा ही रहता है। तो बस मेरा इतना पूछना चाहता हूं कि अजय भाई किस निगाह से देखते हैं खत को लिखने वाले भाव को और व्हाट्सएप में देने वाली चैटिंग को? खत में जो भाव होते थे वो उसमें रचनात्मकता ज्यादा होती थी जी। शब्द संयोजन खुद को करना पड़ता था। आप किसी विषय पर कविता लिख रहे हैं, किसी को अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, तो आप बड़ी एकाग्रता से अपने भीतर से शब्द लाते थे, नए नए शब्द और नए नए संयोजन करके उसको एक बहुत सुंदर भाव का रूप देते थे। आज आपको रेडीमेड मिल रहा है जी। आज मैं देख रहा हूं कि कोई शायरी लिखना नहीं चाहता,
गूगल में सर्च करता है, 4 पंक्तियां वहां से उठाता जी है हाँ, और जी अपनी हाँ। प्रेमिका को भेज देता है। जी कॉपी पेस्ट जो कल्चर चल रही है नरेंद्र जी, कॉपी पेस्ट का कल्चर जो है व्यक्ति की मौलिकता को खत्म कर दिया है। व्हाट्सएप का साथ यही बड़ा बुरा पक्ष है कि कॉपी पेस्ट का समय चल रहा है। गूगल से ले लिया, बिल्कुल, कहीं और से ले लिया, उसे कॉपी पेस्ट करके अपनी अभिव्यक्ति में शामिल कर दिया। उसकी खुद की अभिव्यक्ति बहुत मौलिक रूप से कम प्रकट हो पाती है। वो कॉपी पेस्ट कल्चर में ढल गया है, मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहता। अब तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं रह गई है। अब तो ऐप ऐसे आ रहे हैं कि आप हिंदी बोलिए अंग्रेजी कर देगा, अंग्रेजी बोलिए हिंदी कर देगा, लेकिन उसका स्वाद, उसकी तासीर, उसका मजा जो है ना वो कम हो गया है। मतलब यूं कहें कि शब्द तो हम भेज रहे हैं, लेकिन शब्दों के साथ जो भाव जाते रस थे, था, वो रस था, अब शायद वो नहीं भेज पाते हैं। क्योंकि जब कभी किसी की चिट्ठियां आती थी तो आदमी देख के भी मुस्कुरा देता था, शायद अब वो, हाँ, और होता था कि कई बार आंखों से अचानक ही पानी भी आ जाता था। शायद अब वो भाव यहाँ पे प्रकट नहीं होते। हम चाहतों की बात कर रहे हैं। चाहत से आपकी एक लेख भी प्रकाशित हुआ था। अब हम इसी में अगला क्रम अगर जोड़ दूं, एक संस्था जो भारत के कोने कोने में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करती है, एक संस्था जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं अन्य राज्यों के लोगों का दिल जीतती है। It's not about an institution. It's about a thought process, जिसकी मुहिम है अंधत्व मुक्त भारत, रोशन भारत। तेजी से बढ़ती हुई इन आंखों की बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए शंकर नेत्रालय चेन्नई, एलवी प्रसाद हैदराबाद, एम्स न्यू दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त आई सर्जनों की टीम को लाया जाता है। एक समय था जब सेंट्रल इंडिया के लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बट एक सोच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। Thinking about the need of time, new technologies were introduced and brought to you. कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की पुरानी पद्धति के साथ साथ नई तकनीक पेको पद्धति का इस्तेमाल किया जाने लगा और इसका लाभ लाखों परिवारों ने प्राप्त किया। हम सबको वो दिन याद आता है जब रेटिना के ट्रीटमेंट के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आज रेटिना की आधुनिक मशीनों और स्पेशलिस्ट की मदद से सब कुछ बदल गया। ICL और IPCL के माध्यम से बढ़ते हुए नंबर के चश्मे को हटाया जाने लगा। किसी दुर्घटना की वजह से या बचपन से जिनकी एक ही आंख थी, उन्हें अब कंप्यूटराइज्ड प्रोस्थेटिक आई नकली आंखों की मदद से नई पहचान मिली। पिछले 2 वर्षों में जिसने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रिकॉर्ड बनाया। मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं कोरबा से हूँ। पहले मुझे तिरछेपन का प्रॉब्लम था तो मैंने वहाँ से सर्जरी कराई और उसके बाद मैं अब अच्छी हूँ। जिसने सबसे कम उम्र के बच्चे की सर्जरी कर लोगों को एक नई उम्मीद दी कि चाहे छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, आंखों की रोशनी के लिए श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल एक संस्था नहीं, एक सोच है जो अपनी मेहनत, अपनी टीम, अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से आंखों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसीलिए तो लोग कहते हैं और मैं श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल का थैंक यू करना चाहती हूँ। यस सर, मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, पूरा स्टाफ जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया। पूरे स्टाफ और डॉक्टर चारुदत्त करमकर का जो व्यवहार, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। गणेश नायक आई हॉस्पिटल डॉक्टर एवं स्टाफ मते नूतन जीवन देइछन्ति। मु दुनिया को देखि पारली, तांको अशेष अशेष प्रणाम करूछि। चाहत में कितना परिवर्तन दिखता है आपको? चाहत में भौतिकवादी विचार हावी हो गया है। इच्छाएं जो हैं वो आंतरिक इच्छाओं में एक अंतर दिखाई दे रहा है कि वो भौतिकवादी हो रहा है, भोगवादी हो रहा है। वो अंतरात्मा की आवाज से नैतिकता को भूल रहा है, अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहा है और नैतिकता को भूल रहा है। अब ये कहा जाने लगा है कि आप चाहे जैसे लाभ कमा ले तो स्मार्ट हैं आप। नैतिकता तो ये कहती है ना कि आप इस प्रकृति से, इस धरती से जो ले रहे हैं उसे ज्यादा उसे लौटाइए। हमारे ऋषि मुनियों ने जंगलों में क्यों जीवन बिताया? 0 कार्बन, धरती को 0 कार्बन देने का प्रयास करते थे जी। बहुत कम हमको अवशेष देना है धरती को, अवशिष्ट बहुत कम छोड़ना है। आज क्या हो रहा है?
इतना अवशिष्ट छोड़ा जा रहा है कि नदी, समुद्र, तालाब, धरती, मिट्टी कुछ भी नहीं बच रहा है प्रदूषित होने से। ये हमारी इच्छाओं के अंबार, बाजार की वाद के कारण भड़का हुआ ये जो उपभोगवाद है, ये धरती के रस को चूस रहा है। सब कुल मिलाकर नरेंद्र जी सारी बातें आ जाती है प्रकृति और पर्यावरण में कि हम जा करके उसको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे दोहन से, हमारे संसाधनों के उपयोग से, कि आज वो पस्त और त्रस्त हो गई है, जिसका परिणाम था भयंकर महामारी। पर ठीक है ना, जब प्रकृति का है दोहन तो चलता है, दोहन की बातें उसमें तो आगे। अभी जब हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के लेकर के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर के, हमारे पास संसाधन कम थे तो वो बेहतर समय था, या आज जहाँ पे पलक झपकाओ नहीं कि पूरे संसाधन उपलब्ध है। आप याद करिए जब कभी आपको भी किसी चीज़ को लिखना पड़ता या किसी बड़े साहित्यकार की किताबें हम पढ़ते थे तो कई बार हमको डिक्शनरी ढूंढनी पड़ती थी, खास करके जब हम अंग्रेजी किताबें पढ़ते थे। तो जब कभी हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं को पढ़ना पड़ता था, इवन शेक्सपियर को पढ़ना पड़ता था, तो बिना डिक्शनरी के पढ़ना मुश्किल हो जाता था। बट आज तो डिक्शनरी गायब हो गई बाजार से। तो मैं क्योंकि हर चीज़ उपलब्ध है, तो जो अचानक, जैसे अभी शुरुआत में आपने एक बात मुझे बोली कि हम क्रमशः डेवलपमेंट देखे हैं, लेकिन शायद 1997 के बाद का एक ऐसा दौर आया कि जो डेवलपमेंट था, खास करके डिजिटलाइजेशन पे, टाइपराइटर्स इलेक्ट्रॉनिक में आना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आ जाना, कंप्यूटर के बाद में अब तो वो भी खत्म हो गया, हम सारा कुछ मोबाइल पे ट्रांसफर करते हैं, और केबल वायर भी खत्म हो गए, आप तो भेज दो क्लाउड पे और सब कुछ डाउनलोड हो जाता है। तो इस जो अचानक सब चीज़ें आई हैं, इसमें व्यक्तित्व को फायदा पहुंच रहा है या व्यक्तित्व का कुछ अवरोध भी हो रहा है? आध्यात्मिक भी हैं आप, क्योंकि अध्यात्म भी आपकी लेखन शैली रहती है, और अध्यात्म में भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है। पावर नहीं हो सकता भारत के पास में, मगर आध्यात्मिक पावर में कमजोर नहीं है। तो मैं आध्यात्मिक रूप से आपसे इस बात को समझना चाहता हूँ कि पहले का व्यक्तित्व और अभी के बच्चों में जब सब चीज साधन उपलब्ध है, वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्या परिवर्तन देखा? मैं आपको सिर्फ एक कहानी बताऊंगा जिसको आपने बचपन में सुनी, मैं भी सुना हूँ। जी। एक राजा था जी, जिसने भगवान से वरदान मांगा कि मैं जिसको छू सोना हो जाए। जी। उस राजा ये वरदान तो मिल गया, लेकिन वो जब चावल छूने जाता था तो चावल सोना हो जाता था, रोटी जब ग्रास लेता था तो रोटी सोना हो जाती थी। सोने की उसको ऐसी भूख थी। धीरे धीरे हुआ है कि उसके राजमहल की हर चीजें सोने चांदी में बदल गई। जी हाँ। वो भूखों मरने लगा। भोजन की थाली आती थी, भोजन की थाली वो छूता था, सोने की हो जाती थी। जी। बात यहाँ तक बढ़ गई कि उसने अपनी जब बच्ची को छुआ तो वो भी सोने की हो गई। तो उसने फिर से भगवान से दीनता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे ऐसे संसाधन और सुविधा मत दीजिए कि सारे लोग पत्थर के हो जाए, सोने के हो जाए, निर्जीव हो जाए, जिनकी चेतना खत्म हो जाए। मैं भूखों मरने लगा हूँ। सोने चांदी हीरे मोती से पेट नहीं भरता, धरती के गर्भ से निकले हुए अन्न से भरता है। ये कहानी बस आज की युग में लागू होती है, आप सब समझ जाएंगे। बिल्कुल। अब अगर इसको हम करें तो इसका कुछ निदान भी आपको नजर आता है? क्या करना चाहिए और किस ओर चलना चाहिए? हमारे अध्यात्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमारे धर्म और दर्शन के रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो कहती है कि सब कुछ देवमय देखो। हमारे कर्मकांड में पंडित जो पूजा कराते हैं वो बार बार आवृत्ति उसकी इसलिए करते हैं कि आप प्रकृति के हर तत्व की पूजा करें। नरेंद्र जी, आज आप मुझसे बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। आज आंवला नवमी है। हाँ, आज अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी कही जाती है। आंवला साक्षात महालक्ष्मी का रूप है जी, अमृत फल है। देखिए ऋषि मुनियों ने कितना सुंदर दर्शन दिया कि आज आंवले के नीचे दीपक जलाएं, उस वृक्ष के छांव के नीचे भोजन करें, उसकी प्रार्थना करें लक्ष्मी जी की। आपके जीवन में धन धान्य भरा रहेगा। इससे मतलब स्वास्थ्य है। लक्ष्मी जी की आरती अगर आप गाते होंगे जी, उसमें एक शब्द आता है, उर आनंद समाता मन नहीं घबराता। मतलब माँ तेरी प्रार्थना करने से जीवन में समृद्धि आती है, तो उससे घबराहट नहीं पैदा होती। आज धन वैभव लेकर के व्यक्ति घबराया हुआ है, डरा हुआ है। चोरी का डर है, अपहरण का डर है, हत्या का डर है, हिंसा का डर है। तो वो लक्ष्मी जी ऐसे आए कि मन न घबराए, पूरा आनंद समाए। तो आनंद के लिए ये सारी चीजें बनाई गई थी, पर आनंद कहाँ दे रही हैं? ये तो विपरीत दिशा में ले जा रही हैं, अवसाद में ले जा रही, निराशा में ले जा रही, व्यक्ति को आक्रोशित कर रही हैं, उसे हिंसक बना रही हैं। आज सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव सभ्यता को नष्ट करने में किया जा रहा है। राष्ट्रों के झगड़े हो रहे हैं, महायुद्ध हो रहे हैं। इतनी शिक्षा और बौद्धिकता के बाद हम वही आदिम युग में चले गए हैं।
रूस और यूक्रेन का झगड़ा जो हो रहा है, देखिए आप, युद्ध में गिर गया, दोनों राष्ट्र गिरे हुए हैं। आज हम क्या सभ्य हुए हैं? हम वही 3000-4000 पुराने बर्बर युग में चले गए, एक दूसरे को मार काट करके कब्जा करने के भाव में। ये सब भौतिक संसाधनों का दुष्प्रभाव भी लगता है मेरे लिए। चलिए, साहित्यकार अजय जी से बातें आगे भी जारी रहेंगे। मैं मिलता हूं थोड़े से अल्प विराम के बाद। तो अजय भैया, अच्छा नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः एक बार स्वागत है अजय भैया, आपका बहुत स्वागत। और आप सभी को आंवला नवमी की, अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। देर से सही मगर राय उचित है, शुभकामनाएं होनी चाहिए। तो अजय भैया, अभी आपने चर्चा की और आप कह रहे थे कि जिस तरह से भौतिकतावाद हावी हुई है हमारे ऊपर में, और एक साथ कई चीजें परोस दी गई हैं। आज सोशल मीडिया में हम एक चीज कोई खोलते हैं तो उसके हजारों साइट्स ओपन हो जाती है और हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं क्या करें, कि क्या देखें और क्या ना देखें, और किस पे हम विश्वास करें और किस पे ना करें। तो कुल मिलाकर के जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास पहुंची गई हैं, शायद उतना ही हम कंफ्यूजन पे क्रिएट हो गया। आज की कंडीशन ये है कि हमारे पास में थाली परोस दी गई है जिसमें 56 भोग लगा दिए गए हैं। अब किसे पहले खाएं और किसे ना खाएं, ये क्षमता सीमित है हमारे पास में। तो वो कंडीशंस आ चुकी हैं। तो मेरा यहाँ पे ये है आपसे कि क्या जिस तरह से आज भौतिकतावाद में, डिजिटल युग में चीजों को परोसा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार होने लगे, मानसिक रोग उन्हें जकड़ने लगा है। आप इसे किस नजर से देखते हैं, और आने वाला समय जो होगा उससे इनसे कैसे निजात पाया जाता है? क्योंकि आने वाला समय तो 5G आ जाएगा, तो 5G में तो और भी चीजें परोसी जाएंगी। इसमें क्या है नरेंद्र जी, साधन तो, टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, आधुनिकता और बढ़ेगी, विकास और होगा। लेकिन इस विकास के साथ साथ हमारे, देखिए, जो धर्म दर्शन की मान्यताएं थी उनका पुनर्जागरण हो रहा है। अब हो रहा है, अब चालू हुआ है। हमारे मैथोलॉजी को लिए, हमारे पौराणिक कथाओं को लें, हमारे ऋषि मुनियों के दर्शन को लें, योग को लें, आयुर्वेद को लें, ये सारी चीजें प्रासंगिक लग रही लोगों को जी। अब इसके बाद ही व्यक्ति विज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके दिमाग में तर्क आता है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। ये तो मान्यताओं पर है। ये आंवला नवमी में आंवला के नीचे खाना चाहिए, इसका लाभ क्या है? हाँ, अभी कुछ प्रयोग यहाँ पर, क्योंकि एक चीज और पूछा था मैं, यही अब आपने कहा ना आंवला नवमी पे, तो आज का जो बच्चा है ना, वो सबसे पहले ये तर्क लगा देता है कि क्यों मैं क्यों जाऊं आंवला के नीचे दिया जलाने, क्यों वहां भोजन करूं। अब फिर वो गूगल में खोजना चालू करता है तो उसको जवाब मिलते नहीं है, तो वो फिर उसको ढकोकला बोल देता है। गूगल अपने तथ्य कुछ प्रस्तुत कर देता है, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता, उसकी जिज्ञासा बनी रहती है जी। अब इस पर बहुत अच्छे प्रयोग हाल फिलहाल में हो रहे हैं जी। इस प्रयोग का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जिन्होंने हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट जो चालू किया है, उन्होंने इन्हीं प्रयोगों को, इन्हीं मान्यताओं को, शास्त्रोक्त मान्यताओं को जी, योग के मूलभूत सिद्धांतों को, कि योग जो है केवल फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है कि कुछ आसन आपने कर लिया और स्वस्थ हो गए। योग तो एक आध्यात्मिक साधना का प्लेटफॉर्म है जी। योग आंतरिक शुद्धि लाता है। अब आंतरिक शुद्धि कैसे लाता है, चक्रों को कैसे जागरण किया जाता है, कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, ईड़ा सुषुम्ना नाड़ियां जो है वो किस तरह से जागृत होकर के ऊर्जा को ऊपर उठाती है, इसके वैज्ञानिक कारण के ढूंढ करके उसका समाधान निकालने का प्रयास डॉक्टर अनिल गुप्ता कर रहे हैं। मैंने उनके कुछ प्रयोग देखे हैं और उनसे कुछ चर्चा भी की मैंने, तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब जो दे रहे हैं समाज को, इतना सटीक दे रहे हैं कि उस पर तर्क और प्रश्न की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, मतलब प्रश्न उठता ही नहीं उसमें। इतना सुंदर समाधान, यही समाधान की जरूरत थी, ये विलुप्त हो गया था नरेंद्र जी। ये क्या था, शास्त्र में वर्णित हो गया, लोग पढ़ रहे हैं, परंपरा रिचुअल का पालन कर रहे हैं, लेकिन रिचुअल के पीछे क्या तथ्य थे, सत्य क्या था, वैज्ञानिक कारण, उस वैज्ञानिक आधार को जो उन्होंने बनाया है, उससे आम जनता को बहुत लाभ हो रहा है। और स्वाद का मामला हो या शरीर के पेट का, लीवर का, हार्ट का, मस्तिष्क का कोई रोग आने का संकेत हो रहा हो, वो मतलब उसको डिटेक्ट करके दूर करने की कोशिश करना, बताना और व्यक्ति को शांत करना। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो बताई वैज्ञानिक दृष्टि से, जो मैंने उनकी चर्चा से समझा, कि आपके सोचने के ढंग पर
आपके मस्तिष्क के तंतुओं पर हम ऐसा सकारात्मक प्रभाव डालें कि बाकी कारणों को ही खत्म कर दे। वो रोग के पैदा होने वाले कारण मस्तिष्क से ही शुरू होते हैं जी। तो मस्तिष्क में जाकर के आंतरिक शक्तियों को कैसे जागरण करें, चक्रों को संतुलित कैसे करें। अब चक्र 7 हैं, 7 चक्र का उन्होंने एक सुंदर वैज्ञानिक आधार निकाला डायग्नोसिस का कि उससे आपके चक्र जो है विचलित हो जाते हैं, वो पता लग जाता है उससे। वो सारे कलर्स आपको बताने लगते हैं कि ये चक्र जो है आपका असंतुलित है या बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, उसके एक निर्धारित मापदंड तय कर दिए गए हैं। अब उन चक्रों को संतुलित कर लें तो कफ, वात और पित्त तीनों संतुलित हो जाएगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस पर आयुर्वेद के सिद्धांत जो थे उसको वैज्ञानिक आधार पर यंत्रों के माध्यम से उन्होंने जो प्रयोग किया है वो बहुत लाभकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी को कहीं सोचने की और कहीं संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। चलिए, तो अजय जी आपने भी एक अच्छी बात और अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बता दें कि डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि एक आई सर्जन है पेशे से, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसमें आयुर्वेदिक और चक्र विज्ञान शामिल है, और उसके माध्यम से वो असाध्य रोगों का एक इलाज भी यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपने भी समझा है। और इसकी खास बात यह है कि अगर हम कहें कि रोग, जैसे आपने भाई ने बताया कि रोग जो है वो मन से उत्पन्न होता है और इलाज हम करते हैं अंगों की। अनिल गुप्ता का जो कॉन्सेप्ट मुझे अजय जी की समझ में आता है तो केवल बात ये आती है कि हम बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज कर लें। बीमार का इलाज, क्योंकि बीमार है, और लोग अभी तक जो इलाज हो रहा है वो बीमारियों का इलाज होता है, बीमार का इलाज नहीं होता है, क्योंकि बीमार मानसिक रूप से होता है आदमी। किसी को अगर शुगर है, अगर शुगर कंट्रोल भी हो जाए और उससे मुलाकात हो जाए अजय भैया और पूछा जाए कि भाई कैसे हो, अरे यार क्या बोलूं, शुगर है, जबकि शुगर उसकी कंट्रोल है, शुगर नहीं है, मानता है कि पर मानता है कि है, वो बीमार को ठीक करने की बात कही आपने है। और चलिए दोस्तों, फिर हम आगे भी अजय जी से मिलते रहेंगे और अजय जी के जो ज्ञान और अनुभव है उसकी एक पूरी सीरीज, उनकी किताबों के कहानियों की और कहानी के पीछे छुपे संदेशों को लाने का एक प्रयास मेरा होगा अजय जी के आशीर्वाद से। और हम चाहेंगे कि आगे भी अजय जी हमें समय देते रहें और हम आने वाली युवा पीढ़ी को मौलिक और नैतिक शिक्षाओं के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से संदेश पहुंचाने में कामयाब हो। नमस्कार।